वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम किसी एक जगह की जलवायु बदलती है और उस जलवायु के बदलने को ही जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो दिनों की संख्या पहले जो ठंड के जो दिन हुआ करते थे, जो सर्दी के जो दिन हुआ करते थे, उनकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। उसी के साथ जो गर्मी के दिन है उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और उसी के साथ मैंने एक चीज और क्या बताई थी, द लेवल ऑफ वार्म एंड कोल्ड, सर्दी और गर्मी का जो लेवल है वह भी बढ़ जाता है। जैसे कि किसी गर्मी के एक सीजन में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था तो अब वहां पे 35 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा। तो मतलब गर्मियों में और ज्यादा गर्मी हो जाएगी और सर्दियों के दिन बहुत थोड़े से रह जाएंगे। किसी एरिया के अंदर यदि बर्फ पड़ती है तो उनके दिन भी कम रह जाएंगे। जैसे कि शिमला जैसी जगह पे पहले अगर 15 दिन बर्फ पड़ रही थी, अब केवल पूरे सीजन में 2 बार बर्फ पड़ रही है। या किन्नौर जैसे एरिया में जब लगातार 25-30 बार बर्फ हुआ करती थी, अब आज के टाइम में 4-5 बार बर्फ पड़ रही है वहां पे, तो उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब जैसे जैसे ये जो सर्दियों के दिन है ये कम होते जाएंगे, गर्मियों के दिन बढ़ते जाएंगे, जब सर्दी का मौसम कम होता जाएगा तो उसके कारण बहुत सारे जो जीव हैं उनके मरने की भी संभावना है। मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाता है। कैसे बढ़ेगा कोई बताएगा? क्योंकि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट के अंदर ही जीवित रह सकते हैं, और यदि आप थोड़े से टेम्परेचर को हाई करते हो तो बहुत सारे जीव मर जाते हैं। जैसे पानी के अंदर पर्टिकुलरली यदि आप बात करें तो अगर पानी का टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस है और कुछ जीवों की जो एडेप्टिबिलिटी है, जो उनके जीवन रहने की संभावना है, वह -15 डिग्री सेल्सियस तक ही है। यदि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए और -14 डिग्री आ जाए तो बहुत सारे जीव उसमें मर भी जाएंगे। तो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ जाती है और बहुत सारे जीव जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिसके कारण जो बायोडाइवर्सिटी है, जो जैव विविधता है, उसमें भी कमी देखने को मिलती है। इसी के कारण ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो धरती की भूमध्य रेखा है, ये वाली जो रेखा है वो भूमध्य रेखा कहलाती है। ये जो दिख रही है ना, इसको भूमध्य रेखा हम कहते हैं। इसके जस्ट आप नॉर्थ में जाएंगे तो इस वाले हिस्से में कर्क रेखा है। इस भूमध्य के साउथ में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो 3 रेखाएं हैं। ये जो इक्वेटर है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, इसकी जो डिग्री है वो कितनी है? 0 डिग्री। और ये जो लाइंस बनी है इसको लैटिट्यूड्स कहते हैं, अक्षांश इसको कहते हैं। अब यहां से लेकर यहां तक उत्तर में, तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो रेखा है उसको कर्क रेखा कहते हैं, और जो दक्षिण में है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हिंदी में क्या कहेंगे? मकर रेखा इसको बोलेंगे। अब ये वाला जो एरिया है इसको आप बोलेंगे ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन इसको बोलते हैं। और ये वाला पृथ्वी का ये वाला जो हिस्सा है, इसमें चाहे आप यहाँ का हिस्सा ले लो, यहाँ का हिस्सा ले लो या यहाँ का हिस्सा ले लो, इस वाले हिस्से में सारा साल ही गर्मी रहेगी। ठीक है, लगभग इस वाले हिस्से में सारा साल गर्मी रहेगी। तो यहाँ पर हम एग्जिस्ट करते हैं हिमाचल प्रदेश में, तो हम इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर है। इस एरिया से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो ठंड बढ़ती जाती है। तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आप पाएंगे ठंड बढ़ गई है। और जैसे हम नॉर्थ में पहुंचेंगे, जैसे आप ऊपर की तरफ गए तो यहाँ पर आर्कटिक रीजन है, नॉर्थ पोल इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे एक नाम भी दिया गया ग्रीनलैंड, यहाँ पे आपको बर्फ दिख रही है। आइसलैंड, यहाँ पे आइसलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ये वाले जो एरिया है वो कंपैरेटिवली काफ़ी ठंडे होंगे। रशिया हो गया ये वाले एरिया, और यहाँ पे तो लगातार बर्फ ही आपको देखने को मिलती है, क्योंकि लैटिट्यूड में जैसे जैसे अक्षांश में आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर आपको ठंड देखने को मिलती है। और जैसे आप मिडल में जाते हैं तो वहाँ पर सारा साल आपको गर्मी देखने को मिलती है। यहाँ जैसे आप ये आगे बीच वाले हिस्से में, तो आपने पाया होगा कि जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहाँ पर आपको ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपको यहाँ पे गर्मी ही देखने को मिल रही है सारा साल। फिर इसके बाद आप साउथ में जाएंगे, इक्वेटर के साउथ में। ठीक है, पहले हम नॉर्थ में गए थे, अब हम साउथ में जा रहे हैं। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस रिपीट होगा। यहाँ पे भी जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पर ठंड देखने को मिलेगी। ये जो अंटार्कटिका आपको दिख रही है, ये बर्फ से ढका हुआ एक कॉन्टिनेंट कहलाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं? महाद्वीप। यहाँ पे इंसान नहीं रहते, यहाँ पे सिर्फ बर्फ है। ये ऐसा महाद्वीप है, यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता। तो इक्वेटर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तब भी आपको ठंड देखने को मिलेगी, और जब आप साउथ की तरफ जाएंगे तब भी ठंड देखने को मिलेगी। अब ट्रॉपिकल रीजन मैंने क्या बताया? ट्रॉपिकल रीजन मैंने बताया कि यहाँ से लेकर कम से कम आप इसको यहाँ तक रख सकते। इस वाले रीजन को आप ट्रॉपिकल कह सकते। 0 डिग्री यहाँ पर है, इसकी ना दिशा ये ना नॉर्थ में ना साउथ में, ये मध्य में, इसलिए इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। इसके ऊपर की जो रेखा है उसको कर्क रेखा बोलते हैं,
एंड नीचे वाली जो रेखा है उसको मकर रेखा बोलते हैं। अब जैसे जैसे आप मूव करेंगे, ये जो एरियाज हैं इसमें साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स का मतलब समझते हो कि समुद्र में क्या आते हैं? साइक्लोन। पानी घूमता हुआ ऐसे ऐसे करके जमीन के पास आता है और तबाही करता है। जैसे बे ऑफ बंगाल में कोई साइक्लोन आया, ऐसे घूमते 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 घूमते, अब ये घूमते घूमते जैसे ही जमीन के ऊपर पहुंचेगा तो ये वाले जो एरियाज हैं इसमें काफी नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, जो कोस्टल एरियाज है। अब ये जो इंडियन ओशन है इसमें साइक्लोन को साइक्लोन हम कहते हैं, और जब आप ये पैसिफिक ओशन में जाते हैं तो इसमें इसका नाम बदल जाता है। इस वाले हिस्से में इसको टाइफून के नाम से जानते हैं। तो ये साइक्लोन जापान में भी आते हैं, एंड ये वाले जो कोस्टल एरिया इसमें भी आते हैं। इनफैक्ट चीन की एक जांगती रिवर है जिसको येलो रिवर बोलते हैं, यहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। अब ये जो ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं इनकी खास बात ये होती है कि जैसे ही ये जमीन तक पहुंचते हैं तो खत्म हो जाते हैं। तो आपने कभी नहीं सुना होगा कि वेस्ट बंगाल से आगे वो बड़े हों या फिर उड़ीसा से आगे बड़े हों, तो जमीन में जैसे ही पहुंचेंगे तो ये खत्म हो जाते हैं। परंतु जैसे ही ये जमीन पे पहुंचते हैं तो ये कोस्टल एरियाज जो होते हैं इसमें काफी तबाही इनके द्वारा लाई जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे आप? टाइफून। तो पैसिफिक ओशन में जो साइक्लोन्स हैं उनको टाइफून बोला जाता है। इंडियन ओशन में जो साइक्लोन्स आते हैं, चाहे यहाँ पे आ रहे हो, 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 क्या बोला जाएगा? साइक्लोन। पैसिफिक ओशन में आते हैं तो क्या बोला जाएगा? टाइफून। एक अटलांटिक ओशन है, ये कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? ये वाला, ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। इनके बीच का जो कॉन्टिनेंट है उसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। अटलांटिक ओशन में जो भी साइक्लोन्स आते हैं उसको ह्यूरिकेन बोलते हैं। परंतु शर्त पता क्या है साइक्लोन्स की? ट्रॉपिकल साइक्लोन की शर्त सिर्फ इतनी सी है कि इनका दायरा सिर्फ इतना सा रह सकता है, केवल ट्रॉपिकल रीजन में होने चाहिए। ये वाला जो रीजन है इसी में होने चाहिए, इतना दायरा इसका आता है केवल नॉर्थ और साउथ में। ट्रॉपिकल साइक्लोन किसको बोलेंगे? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इतने दायरे में जो साइक्लोन आते हैं उसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि ये एरिया जो है उसको ट्रॉपिकल कहा जाता है। इसके बाहर के जो साइक्लोन होते हैं, चाहे आप साउथ की बात कर लें, चाहे आप नॉर्थ की बात कर लें, इसके आगे के जो साइक्लोन होंगे उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं बोला जाएगा, उनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन बोला जाएगा, कि ट्रॉपिकल के रीजन से आगे जो साइक्लोन्स आते हैं। अभी जो मैं ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव ट्रॉपिकल साइक्लोन के ऊपर क्या पड़ता है उसको बताऊंगा। हालांकि एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के ऊपर भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव पड़ता है, परंतु ज़्यादा प्रभाव ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ऊपर पड़ता है। और ये साइक्लोन्स आते क्यों हैं उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, और किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग साइक्लोन्स को और ज़्यादा तीव्र बनाती है। तो मैं पर्टिकुलरली इस वाले एरिया की बात करूँगा। इंडिया के इस वाले हिस्से में अरेबियन सी है। अरेबियन सी क्यों है? क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं इनको अरेबियन कंट्री बोलते हैं, तो इनके साथ लगते हुए सी को अरेबियन सी बोलते हैं। एंड बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे साइक्लोन आते हैं। तो आप सुनते होंगे उड़ीसा में साइक्लोन का प्रभाव पड़ा, फिर नाम भी दिए जाते हैं, कोई तितली साइक्लोन, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है, रीमल साइक्लोन। तो इस तरीके से बहुत सारे साइक्लोन इन वाले एरियाज़ में आते हैं, और ये घूमते 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 इन कोस्टल एरियाज़ को बहुत तबाह करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चीन में एक नदी है जिसको येलो रिवर बोलते हैं, यहाँ पर भी साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिलता है। तो चीन वाले एरिया में क्या बोला जाता है? पैसिफिक ओशन में साइक्लोन को टाइफून, ठीक है। जापान में कोई साइक्लोन आएगा उसको भी क्या बोलेंगे? टाइफून। तो ये साइक्लोन होता क्यों है? तो पहली तो बात ये है कि जैसे जैसे ये जो पानी है वो गर्म होता है, क्योंकि मैंने बोला ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है, पूरा साल धूप पड़ती है, और ये जो पानी है वो इवेपोरेट होता है, बाष्पीकृत होता है, और पानी क्या है? ऊपर की तरफ उड़ना शुरू करता है। और जैसे ये उड़ना शुरू करता है तो पृथ्वी हमारी घूम रही है, ठीक है, पृथ्वी हमेशा मूवमेंट में है, फ्रॉम वेस्ट टू, इस तरीके से पृथ्वी हमारी घूम रही है, वेस्ट टू ईस्ट, जिसको कोरियोलिस फोर्स हम बोलते हैं। पृथ्वी इस तरीके से घूमती है, और जैसे ही पृथ्वी घूमती है तो उसके कारण जो हवा की मूवमेंट होती है वहां भी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाती है। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पानी यहाँ पे गर्म है, और यहाँ पे एक सेंटर क्रिएट होता है जिसको आप लो प्रेशर एरिया बोलते हैं। लो प्रेशर एरिया हमेशा उसको बोलेंगे जहाँ पे गर्मी होती है। तो इस वाले एरिया में गर्मी होगी, और इसके आसपास की जो हवाएं हैं वो ठंडी होंगी। ये जो ठंडी हवाएं हैं ये गर्म एरिया में जाना चाहेंगी, ठीक है, अलग अलग जगह से हवाएं आएंगी, क्योंकि ठंडी हवा हमेशा, जिसको विंड अप बोलते हैं, ठंडी हवा जो है वो हमेशा गर्म इलाके में जाना पसंद करेगी। तो इस तरीके से ये जहाँ पे जैसे ही आती है तो कोरियोलिस फोर्स के कारण जो मूवमेंट पृथ्वी की हो रही होती है, हवा थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है और ये घूमना शुरू कर देती है,
ठीक है। घूमते घूमते जैसे हवा की जो विंड की जो मूवमेंट है जितनी फास्ट होती जाएगी उतनी फास्ट तरीके से ये साइक्लोन घूमता घूमता ऐसे ऐसे जैसे ये लैंड पे पहुंचेगा तो ये खत्म हो जाएगा। परंतु जब तक, क्योंकि लैंड के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर ये जाके पहुंचेगा तो यहाँ पे तबाही होती है। अब तबाही एक तो हवा की जो इंटेंसिटी होगी, हवा की जो तीव्रता होगी उसके कारण होगी। दूसरा मैंने बोला कि पानी इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, तो उस इवेपोरेटेड पानी को ये कोस्टल एरियाज में लेके आ जाता है, तो पानी लाके भी यहाँ पे काफी तबाही करी जाती है। जैसे कि यहाँ पर चीन का एग्जांपल मैं दूं तो यहाँ पे काफी तबाही होती है। अब जो मानसून का सीजन होता है तो चीन में इस तरीके से साइक्लोन्स आते हैं और ऑलरेडी बारिश हो रही होती है, तो बहुत सारा पानी टाइफून के द्वारा भी लाया जाता है और जैसे ही ये इस एरिया में गिरता है तो बहुत सारी तबाही होती है। जो नदियां होती हैं वो उफान पे आ जाती हैं और फिर बाढ़ आ जाती है। बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है और पानी के साथ ही बहुत सारी बीमारियां भी आती है। जैसे आपने देखा आपके सराउंडिंग एरिया में, जैसे ही डैम पिछले साल आपने देखा था, तो जो एनडीआरएफ की टीम आई थी उनके द्वारा कहा जा रहा था कि जो पानी आपके इलाकों में घुस गया था, पानी की समस्या नहीं थी केवल, उसमें जानवर भी आपके घरों तक आ जाते हैं और उसी के साथ बीमारियां भी बहुत सारी, पानी बहुत सारी बीमारियां भी तो साथ में लेके आता है। तो बहुत सारी बीमारियों के कारण लोग मरना शुरू होते हैं। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो पानी इवेपोरेट हो रहा था वो और ज्यादा इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर आप 20 डिग्री के तापमान के ऊपर पानी को उबाल रहे हैं तो पानी थोड़ा कम इवेपोरेट होगा, और जब आप 50 डिग्री पे उबाल रहे हैं, 100 डिग्री पे उबाल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि पानी ज्यादा बाष्पीकृत होगा। ज्यादा पानी बाष्पीकृत होगा तो दैट मीन्स कि वह साइक्लोन जो है वो उतना ही ज्यादा तीव्र होगा, क्योंकि पानी इवेपोरेट होकर ऊपर की तरफ जाता जाएगा और साइक्लोन और ज्यादा तीव्र होता जाएगा और ये जमीन में बहुत सारी तबाही ला देगा। तो आप सुनते होंगे वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में साइक्लोन के द्वारा तबाही लाई गई। तो यही होते हैं साइक्लोन, जिनको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। इसके कारण बहुत ज्यादा तबाही लाई जाती है और जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है तो इसकी जो तीव्रता होती है वो काफी बढ़ जाती है। एक स्टडी पाई गई है, उसमें कहा गया है कि जो साइक्लोन है उनकी संख्या में तो वृद्धि नहीं हुई है परंतु उनकी तीव्रता में जरूर वृद्धि हुई है। अच्छा, इसी के साथ जुड़ा हुआ एक फैक्ट और है, जैसे हिमालय में मैंने बोला कि बर्फ होती है और उसी बर्फ के कारण सारा साल नदियों को पानी मिलता है। कौन कौन सी नदियां? इंडस रिवर होगी, गंगा रिवर होगी एंड ब्रह्मपुत्रा होगी। इसी के साथ मैंने लैटिट्यूड में बताया था कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में बर्फ होती है, पर यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको हिमालय की बर्फ का एग्जाम्पल देता हूँ। ज्यादा गर्मी होगी तो बर्फ जल्दी से पिघलेगी, जल्दी से पिघलेगी तो मतलब नदियों में जो पानी है वो जल्दी से पिघलकर समुद्र में जाएगा। अब समुद्र में जाएगा तो समुद्र के जो इलाके होंगे, जो इसके आसपास के इलाके होंगे, वो डूबना शुरू हो जाएंगे। तो जब ये पानी में सबमर्ज हो जाएंगे, डूब जाएंगे, तो जो साइक्लोन है जिसकी शुरुआत पहले बिल्कुल कोने से हो रही थी, क्योंकि मैंने बोला जमीन पे जाके रुक जाएगा। अब अगर यहां से शुरू हो रहा था तो उम्मीद ये थी कि यहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, इस लाइन तक खत्म हो जाएगा। परंतु जब ये वाला एरिया पानी में डूब जाएगा तो दैट मीन्स कि साइक्लोन क्या है, जमीन पे जाके खत्म होगा। तो ये इस वाली लाइन से शुरू होगा और खत्म कहां पे होगा? हो सकता है कि इस लाइन पे खत्म हो। तो पहले साइक्लोन का प्रभाव सिर्फ यहां तक देखने को मिल रहा था, अब साइक्लोन का प्रभाव यहां तक देखने को मिलेगा, तो लोगों को ज्यादा नुकसान होगा। तो ये एक फैक्ट भी बताया जाता है इसी के साथ। अच्छा, 3 नदियां बड़ी फेमस है। इजिप्ट में नाइल रिवर काफी फेमस है, इंडिया में गंगा रिवर काफी फेमस है एंड चीन में जांगते रिवर, जिसको येलो रिवर भी बोलते हैं। 3 नदियां हैं ये। अब तीनों ही नदियां डेल्टा बनाती है। डेल्टा का मतलब क्या होता है कि पानी आ रहा है और जैसे ये समुद्र के किनारे पहुंचेगा तो नदी की जो गति है वो धीमी हो जाती है। पहाड़ों से जो पानी जा रहा है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके जाता है। सेडिमेंट का मतलब क्या है? मिट्टी लेके जाता है। अब जितनी बारी मिट्टी होगी वो उसी हिसाब से छूटती जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने बोला कि आपने 10 किलो वजन उठाना है और आपने यहाँ से लेकर तलवाड़ा तक जाना है, और 10 किलो का जो वजन है, एक 5 kg है, एक 3 kg है, एक 1 kg है और 2 पीसेज हैं वो आधा kg के। अब सबसे भारी जो आपको लगेगा वो सबसे पहले छूटेगा, है ना। आप गए थोड़ा सा दूर जखबर तक तो आपने 5 kg नीचे उतार दिया। तो लाइकवाइज नदियाँ भी ऐसी होती हैं कि नदी को जो चीज़ें भारी लगती है, जैसे एक नदी बहुत मिट्टी के बारी बारी कण लेके निकली है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो अपने कणों को उसके बार के हिसाब से छोड़ती जाएगी, और नदी लास्ट तक किस कण को लेके जाएगी? जो सबसे ज़्यादा हल्का होगा। तो वैसे ही ये जो गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर है, जो कि इस वाले इलाके से आती है और यहाँ पे मिलती है आकर, ये जो नदी है ये अपने साथ छोटे छोटे कण लेके जाती है मिट्टी के, और समुद्र के बिल्कुल किनारे तक पहुँचने वाली होती है तो यहाँ पे इनको छोड़ देती है। अब यहाँ पे जब छोड़ दिया जाता है तो नदी यहाँ पे क्योंकि मिट्टी है और नदी धीमी भी हो गई है, इसलिए
नदी को एक पर्टिकुलर चैनल नहीं मिलता, क्योंकि प्लेन एरिया आ गया है। प्लेन एरिया में पानी है तो नदी जो है वो अपने बहुत सारे रास्ते बना लेती है, जिसको डिस्ट्रीब्यूटरी आप बोलते हैं। छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरी बन जाती है, इसको डेल्टा बोला जाता है। जैसे कीचड़ के बीच जो आपने पानी फेंका और एक जगह पे फ्लैट ज़मीन है, तो आप पाएंगे कि वहाँ पे पानी जाके स्लो हो जाएगा और फिर वो छोटी छोटी नालियाँ बना लेता है पानी। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। तो डेल्टा बनाने वाली जो रिवर है वहाँ गंगा रिवर भी है और चीन की यांगत्से रिवर भी है। ये डेल्टा बनाती है कोस्टल एरिया के आसपास। और इजिप्ट, जिसको मिस्र बोलते हैं, इसकी नाइल रिवर जो है, इनके द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं। जैसे जैसे सी राइज होता जाएगा, सी राइज होने का मतलब ये है कि बर्फ़ का जो पानी है वो ज़्यादा समुद्र में आएगा और उसके कारण ये वाले जो इसके साइड के एरियाज है वो डूब जाएंगे। तो जैसे जैसे सी राइज होगा तो ये गंगा का डेल्टा है, ये किस में आ जाएगा, समुद्र में आ जाएगा। इजिप्ट का जो एरिया है, जो डेल्टा है, वह भी समुद्र के अंदर आ जाएगा। चीन के अंदर कोई डेल्टा है तो वो भी समुद्र के अंदर ड्राउन हो जाएगा, यानी कि डूब जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के यहाँ पे डूबने की संभावना है, उनको अपने घर बार छोड़ के यहाँ से भागना पड़ेगा किसी दूसरे इलाके में, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ भी आ सकती है। ये जो कंट्री है ये बांग्लादेश है। ऐसा एक स्टडी में पाया गया है कि यदि सी राइज जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से बर्फ़ का जो पानी पिघल कर समुद्रों में आ रहा है और जो सी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है, समुद्र का लेवल, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बांग्लादेश की 1/6 जो टेरिटरी है वो पानी में डूब जाएगी और उसके कारण 13 मिलियन लोग जो है बांग्लादेश के डिस्प्लेस होंगे, उस जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैंने आपको कल बताया था कि देयर आर मल्टीपल आइलैंड कंट्रीज। जैसे आप यहाँ पे पाएंगे एक कंट्री है रीयूनियन मॉरिशस, एक द्वीप है इस वाले एरिया में। इसी के साथ इंडिया के जस्ट साउथ में एक आइलैंड कंट्री है जो छोटे छोटे द्वीपों के ऊपर बसी हुई है, जिसको मोलडीव आप कहते हैं, इनफैक्ट श्रीलंका। एंड ये वाले जो छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर इसी तरीके से पानी पिघल के समुद्रों में आता गया तो ये वाली जो कंट्रीज है वो एक समय के बाद डिसअपियर हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि पानी में डूब जाएंगे ये टापू। अच्छा, ये तो मैंने पानी की बात बता दी। अब जैसे जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, तापमान धरती का बढ़ता जाएगा तो डिजर्टिफिकेशन उसके कारण हो सकती है। डिजर्टिफिकेशन का मतलब क्या है, तापमान बढ़ने के कारण हमारी धरती के ऊपर सूरज की किरणें हमारी धरती को प्रभावित कर सकती है। वहाँ की जो वेजिटेशन है, वहाँ के जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो सूख जाएंगे, उसके कारण सूखा पड़ेगा और बहुत सारे लोगों को जो अनाज मिलता है वो मिलना बंद हो जाएगा। माल न्यूट्रिशन का वो शिकार होंगे, जिसको कुपोषण बोलते हैं, कुपोषण का शिकार होंगे। कुपोषण कब होता है, जब व्यक्ति को प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, उसको कुपोषण हम बोलते हैं, और इसी के कारण बहुत सारी बीमारियां भी जन्म लेंगी। तो ये स्टडी के द्वारा कहा जाता है।